Good morning, students. I, Miss Kavalpreet Kaur Puri, welcome you to my YouTube channel. I am from Mumbai and I've completed my MCom in Business Management and I'm set and net qualified in the subject of Commerce. तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने पेपर 1 के ऊपर गाइडेंस सिलेबस डिस्कशन और मैंने पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स जैसे कि कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड पर कुछ वीडियोस अपलोड की है, तो आप वो भी देख लीजिए। और मैं आज कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। कॉमर्स आपको पता है ये पेपर 2 का सब्जेक्ट है और कुछ जो इनिशियल गाइडेंस में हमेशा कॉमर्स के स्टूडेंट्स को देती हूँ तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहले ये मैंने लिंक दे दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इसमें आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। आपको यूजीसी की वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट पर भी है और अगर आप सीएसआईआर मतलब साइंस वाले स्टूडेंट है तो उनकी भी वेबसाइट मैंने दी है। एनटीए की मॉक टेस्टिंग रहती है, वहां पर जाके आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको फिजिकल फॉर्म में आप बहुत कंफर्टेबल थे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस ही पेंसिल, पेन या पेपर के ऊपर होती है, तो कंप्यूटर पर जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पर थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि आपका विंडो का आपको मतलब वहां पर स्क्रीन की विंडो, वहां पर टाइम मैनेजमेंट, वहां पर टाइमर भी होता है जो उल्टा स्टार्ट होता है इसका मतलब 180 मिनट से। ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर ई सर्टिफिकेट है, अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आगे आपका नेट हुआ है तो जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कीजिए। और मैं अभी ये स्टार्ट करती हूँ। देखिए, पहले मुझे कॉमर्स के सेशन के पहले हमेशा एक गाइडेंस देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम अपियर कर रहे हैं, नेट या सेट भले ही, तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंटली द एग्जाम इज कंप्लीटली एमसीक्यूज। ठीक है, एक टाइम पर पहले क्या होता था, आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होता था और हो सकता है आप बहुत गैप के बाद अप्लाई कर रहे हैं या आपने कभी नेट सेट अपियर नहीं किया और अभी स्टार्ट करना है, तो ये आपको जानना जरूरी है कि प्रेजेंटली इट इज there are two papers, paper 1 and paper 2, and both are completely multiple choice questions. Multiple choice questions मतलब आपको 4 options दिए जाते हैं, उसमें से आपको सही करेक्ट आइडेंटिफाई करना है। पेपर 1 में हमारे पास जनरल है जहां पर हमारे पास 50 क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो वहां पर हमारे पास 100 मार्क्स है और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन रहती है 60 मिनट्स जो कि 1 आवर है। 2012 के पहले यहाँ पर हमारे पास है ना या 2014-16 तक ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि हम 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते थे। 60 क्वेश्चंस में से फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करते थे और वो ही काउंट होते थे। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास 50 क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं बचता है। हमारे पास पेपर 2, अब यहाँ पर मुझे एक हमेशा नोट देना है कि जब भी मेरे हर सेशन में या मैं कहीं पर भी जाती हूँ मुझे डाउट आता है कि मैम मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट में है या मैंने मास्टर्स इस सब्जेक्ट में किया, तो आप ये याद रखिए, आप जो भी सिटी से बिलोंग करते हैं आपके वहां के यूनिवर्सिटी रूल्स आपको पता रहेंगे। जैसे अगर मैं मुंबई की बात करूं तो हमारे यहाँ पर एमकॉम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रहता है। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में रहेगा, बैंकिंग में रहेगा, अकाउंटेंसी में रहेगा या फाइनेंस में रहेगा। बट अगर आप जो भी एमकॉम करते हैं आपके लिए बेस्ट सुटेबल सब्जेक्ट नेट एग्जाम के लिए कॉमर्स ही है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज फ्यूचर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैं भी बिजनेस मैनेजमेंट की ही स्टूडेंट हूँ, मेरा एमकॉम भी बिजनेस मैनेजमेंट का है, बट मेरा नेट सेट कॉमर्स में। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं मैनेजमेंट में नेट कर लूंगी क्योंकि वो एमबीए के बाद बेस्ट सुटेबल है। तो आपको क्या याद रखना है, आपका पीजी सब्जेक्ट, आपका मास्टर्स का जो सब्जेक्ट है आप उसमें एलिजिबल है क्योंकि आगे जाके आपको फ्यूचर में इसके बेसिस पर जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैनेजमेंट की रिकॉग्निशन नहीं है और आप एमकॉम के स्टूडेंट है तो आपको कॉमर्स का ही जॉब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी बात याद रखिए, अपने कॉलेज में अपने सीनियर से बात करके जरूर इसको अपनी क्वेरी को सॉल्व कीजिए, बट डेफिनेटली यू आर सपोज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। So this syllabus is based on the subject chosen by the candidate. So presently मैं आपको कॉमर्स के लिए गाइड करूंगी। It tests the candidates in-depth knowledge and expertise in the respective subject. So in paper 2 we have 100 questions into 2 मार्क्स, तो हमारे पास टोटल कितने मार्क्स हो गए पेपर 2 के 200 एंड आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स। तो टोटल हम कितने मार्क्स के लिए अपेयर करिए 300। क्या मुझे 300 मार्क्स लेके आने? नहीं। क्या आपको ऑल इंडिया रैंक लेना है? तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए जेआरएफ के लिए, बट यहाँ पर हमको रीजनेबल मार्क्स, अगर मैं बोलूं कॉमर्स का कट ऑफ 58 से स्टार्ट होकर 70 तक जेआरएफ के लिए जाएगा।
और कट ऑफ क्या रहता है, यहाँ पर आपको पासिंग नहीं होने, ठीक है। अब जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, आपको अगर सपोज 60% आ जाता है, बट आपका ड्रीम कॉलेज जो था वहां पर कट ऑफ 80 है, तो आप 60% के बेसिस पर भी कोई एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, भले वो आपका ड्रीम कॉलेज नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आपको मेरिट उस टाइम के कट ऑफ के मार्क्स नहीं आए तो यू आर एज गुड एज फेल, आपको फिर से एग्जाम अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने मार्क्स के लिए अपेयर करें, टोटल 300। हमारे पास कितना टाइम है, पेपर 1 के लिए 1 आवर और पेपर 2 के लिए 2 आवर्स। तो मेरी ये बात रखिए, याद रखिए, अभी जब से ये ऑनलाइन एग्जाम है, रिसेंट 2 साल से उन्होंने हमको अलाउ किया कि हम कोई भी पेपर को पहला अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप बीच में भी पेपर 1 से पेपर 2 पर स्विच कर सकते हैं, बट डोंट डू दिस मिस्टेक। Give only 1 hour to your paper 1 and then the rest 2 hours to paper 2. क्या होता है, कभी कभी पेपर 1 से हमें इतना प्यार है या हमें वो इतना इजी लगता है, हम उसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा कर देते हैं कि हम 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा दे देते हैं पेपर 2, ठीक है। और हो सकता है पेपर 2 भी इतना इजी था, बट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, क्योंकि आपने पेपर 1 को ज्यादा टाइम दे दिया, आप पेपर 2 को अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके एंड के 20 क्वेश्चंस छूट गए, अगर 20 क्वेश्चंस आपके छूट जाते तो 20 into 2 40 मार्क्स का तो नुकसान आपका वही होता है। तो पहले जब आप अटेम्प्ट करें पेपर 1 को टाइम देख के प्लीज 60 मिनट्स के लिए अटेम्प्ट कीजिए, डायरेक्टली गो टू पेपर 2 एज 1 hour कंप्लीट। एंड once suppose you get time after paper 2, आपको हो सकता है पेपर 2 में कुछ नहीं आ रहा है, आपका टाइम बच गया, then you can again come back to paper। क्योंकि ऐसा नहीं आप पेपर 1 में क्वालिफाई हो गए और पेपर 2 में नहीं हो गए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम कॉमर्स के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया बता दिया। भले 40%, पेपर 1 में 40% मार्क्स, पेपर 2 में 40%, मतलब पेपर 1 में 40 मार्क्स और पेपर 2 में 80 मार्क्स लाना जरूरी है, बट हमको कट ऑफ तक पहुंचना है। तो मैं इस क्राइटेरिया को मानती ही नहीं हूँ, मुझे इतना याद रखना है कि मुझे क्वालिफाई होने के लिए ही अपेयर करना है। मेरा टारगेट कम से कम 60% कॉमर्स के लिए, 65% कॉमर्स के लिए और 70% जेआरएफ के लिए रहना चाहिए। अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि हम देखते हैं हमारे पास इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो पेपर 1 का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, ठीक है। तो पेपर 2 मेरा कौन सा है, जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यूनिट 1 है मेरे पास बिजनेस, एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो देखिए पहले है ना 2019 के पहले मेरे पास सिलेबस की बाइफर्केशन अलग थी। अब 2019 में उन्होंने बिजनेस, एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस को कंबाइन कर दिया। तो आपके पास यूनिट 1 में हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। अगेन ऑडिटिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है। थर्ड यूनिट है मेरे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स। फोर्थ है बिजनेस फाइनेंस, पहले ये अदर किसी के साथ कंबाइन रहता था, अब ये सेपरेट टॉपिक है। फिफ्थ मेरे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड, ये मैं आपको बता रही थी, अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड स्टडी कर रहे और कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सिलेबस यहाँ पर रिपीट होता है। सिक्स्थ है मेरे पास बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगेन दिस टॉपिक हैज बीन क्लब्ड इनटू 1 यूनिट। पहले बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग आता था, बट एट प्रेजेंटली मेरे पास ये क्लब हो चुका है। सेवेंथ है मेरे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एथ है मेरे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 अलग सिलेबस है। अगर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पर एक मार्केटिंग सब्जेक्ट रहता है TY-BCom में, और एक ऑप्शनल रहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स लेते हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे पास 2 टॉपिक्स है ये। फिर हमारे पास लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो रिसेंटली 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लान, ठीक है, जो भी फिर से उन्होंने थोड़ा सा इसको रिवाइज किया। अब मुझे यहाँ पर याद रखना है, अगर आप थियोरी वाले स्टूडेंट है, ठीक है, थियोरी वाले स्टूडेंट का कहने का मेरा मतलब है जिनको थियोरी पसंद है, तो यहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इजीली, यूनिट नंबर 1। फिर मैं बोलूंगी बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सिर्फ बहुत कम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स में भी कुछ हमारा ऑलमोस्ट थ्योरी है और कुछ हमारे स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल आते हैं। 6th यूनिट मेरा कंप्लीटली थियोरेटिकल है, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 7th भी मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थियोरेटिकल है। 8th मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मेरे पास कंप्लीटली थियोरेटिकल है। और 9th लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, वो भी पूरा थियोरेटिकल है। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग में आपको कुछ थियोरी मिलेगी और ज्यादा प्रैक्टिकल। तो अगर आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन वाले स्टूडेंट तो आपको कौन से यूनिट्स मिल रहे हैं, यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 4,
स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल भी और थियोरी भी है। फिर आपको मिल जाता है यूनिट नंबर 10। तो आप ये याद रखिए कि जब हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, राइट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज, या तो आपके स्कूल में आपने बिजनेस पढ़ा है, तो कुछ सब्जेक्ट्स वहीं से हमारे स्टार्ट हो रहे टिल द टाइम हम कंप्लीट करते हैं मास्टर्स। तो एक्चुअली दिस सिलेबस इज 7 ईयर सिलेबस, जो आपने राइट फ्रॉम जूनियर कॉलेज के फर्स्ट ईयर से एमकॉम पार्ट 2 या आपके मास्टर्स तक कंप्लीट किया। सो इट इज नेवर गोइंग टू बी इजी। जितना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी, जितने क्लोज आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को होते हैं, उतनी इजी आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। बराबर है, क्योंकि अभी हो सकता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है, वो अगर मैं अभी एमकॉम कंप्लीट की हूँ बिजनेस मैनेजमेंट में, मुझे वो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में था, अब मुझे कैसे याद रहेगा? तो इसलिए आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, कहाँ से उसको स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। अब आप एनटीए के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहां से आप डाउनलोड कीजिए कॉमर्स का, कॉमर्स के अंदर वाले में ही आपके पास रहेगा पेपर 1। तो आपको देखना है कि आप कितने क्लोज है, आपको कितने क्वेश्चंस आते। ट्रस्ट मी, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स नेम, आपको पता भी नहीं लगेगा वो मार्केटिंग का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो इसके पहले आपका सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है पेपर 2 में, यहाँ पर पेपर इज नेवर प्रेडिक्टेबल। ओके, आई कैन नॉट एश्योर यू दैट यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, ठीक है? भले हमारे पास 10 यूनिट्स है, हमारे पास मार्क्स 200 है, हर यूनिट पर 10 क्वेश्चंस, बट ऐसा होता है कि कभी कभी बिजनेस फाइनेंस पर ज्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी इकोनॉमिक्स पर ज्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी मैनेजमेंट पर। तो मेरी क्या सजेशन है, आप इक्वल वेटेज दीजिए। जैसे मैं थियोरी वाली टीचर हूँ, थियोरी की लर्नर हूं मैं, तो आई ऑलवेज स्टार्ट विथ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, एग्जांपल मार्केटिंग और बैंकिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट, because once I start with my easy subjects, I become assured that at least my 50% of the syllabus is covered. ठीक है? तो आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो आपको अगर 50% सिलेबस पसंद है, तो और 30% सिलेबस के लिए मेहनत करनी है। Even if I am not able to score in accounting and auditing or business finance, or maybe I am not able to score in any of the practical subject, तो what is my strategy? मैं अपने theory subjects को इतना strong बनाऊंगी, मैं marketing management को या मैं business environment को इतना strong बनाऊंगी कि उस unit से मुझे कितने भी questions आए, मेरा एक भी आंसर wrong नहीं जाए। If I'm losing my 4 marks in accounting, I will try to compensate those 4 marks with my favorite subjects. तो हमेशा याद रखिए, अगर आपकी थियोरी स्ट्रांग है, आप थियोरी से स्टार्ट कीजिए, आपकी अकाउंटेंसी स्ट्रांग है तो वहीं से स्टार्ट। अब अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फाइनेंस, कैलकुलेशन, फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला बहुत सारे याद नहीं रख सकते तो प्रॉब्लम होगी। कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं है, तो ये सब चीजें आपको प्रिपरेशन में याद रखनी है, ठीक है? एग्जाम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ देखने जा रहे, हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे बिना पढ़े, जस्ट टू गेट अ फील, बट ऐसा कभी मत कीजिए। आपको श्योर होना चाहिए कि भले आज मैं 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर स्टडी कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई होने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये इनिशियल गाइडेंस था। आज मैं आपके साथ यूनिट 1 को डिस्कस कर लेती हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी टेक्स्ट बुक से नहीं आता। आपको ये याद रखना है, आपको न्यूज की अवेयरनेस, रिसेंट क्या हो रहा है सोसाइटी में, अभी जैसे कोविड के क्वेश्चंस बहुत आ रहे कॉमर्स के पेपर में, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लाई है, या हो सकता है अभी किसी का मर्जर हुआ है, कोई टेक ओवर हुआ है, कोई एक्विजिशन हुआ है, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे एक सब्जेक्ट में कवर डिफॉल्ट होते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड यूनिट 1, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखिए हमारे पास 2 टॉपिक्स है, एक का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। तो लेट्स एनालाइज द सिलेबस फर्स्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉमर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेस। ये सब्जेक्ट आपने कहीं ना कहीं अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट या एकदम जूनियर कॉलेज में स्टडी किया रहे। आप जैसे बेस बना लेते कॉमर्स की, वहीं से आपको स्टार्ट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। जस्ट रिमेंबर, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डायनामिक होते, मतलब वो चेंज होते हैं। जैसे मैं बोलूं लॉ, मैं बोलूं जीएसटी में कुछ चेंज, और कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं स्टैटिक। जैसे अभी ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपके ऊपर ईयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वो ईयर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? अभी जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक टाइम पर वो 1986 थी, अब वो रिसेंटली 2019 हो गई। तो ये चेंजेस आपको अंडरस्टैंड करने, क्योंकि अब 1986 पर बहुत कम क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको डेफिनेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की गाइडलाइंस आने वाली है, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पूरे कॉन्सेप्ट्स है, एलिमेंट्स मतलब उसके पार्ट्स, कंपोनेंट्स। उसके अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज,
जिसका, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके पास क्या आता है, आपको याद होना चाहिए, डेमोग्राफिक, ठीक है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, फिर लीगल एनवायरनमेंट जिसको हम बोलते हैं पेस्टली एनालिसिस, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट। तो ये आपको तुरंत सिलेबस देख के समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो उसके साथ मेरे कौन से दूसरे एनवायरनमेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा बिजनेस के अंदर एनवायरनमेंट आ गया, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या आपकी कंट्री के, हम कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है या हम कौन से प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करें या हम सिर्फ सोशलिज्म पर फोकस करें, हर कंट्री का वो देखना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, ठीक है, आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बना रहा है, क्या गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट। फिस्कल और मॉनेटरी में क्या डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन आपको मॉनेटरी पॉलिसी पर आएंगे, 3 स्टेटमेंट्स और बोलेगी इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन से फिस्कल पॉलिसी के, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, स्टेट। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम अपियर कर रहे तो हो सकता है आपको स्टेट स्कीम्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाए, बट जनरली एनटीए वाले, नेट वाले हमेशा इंडिया पर फोकस करते। लीगल एनवायरनमेंट के आपके पास क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली वो चेंज हुआ है, अमेंड हुआ है। फेमा, अब फेमा का फुल फॉर्म से लेके, ठीक है, वो फेमा को किसने रिप्लेस किया, पहले फेरा था फिर फेमा आया, कौन से ईयर में आया, क्या रीजन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना तुरंत समझ आना चाहिए। सोशियो कल्चर फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस, जैसे मैं बोलती हूँ इंडिया का रनिंग बिजनेस है सैटरडे को नींबू मिर्ची बेचना, इट इज नॉट पॉसिबल इन फॉरेन कंट्री। हम लोग इतना विश्वास करते हैं उस चीज में, तो क्या हो जाता है, कुछ चीजें हमारी सोसाइटी सिर्फ हमारे कल्चर को अफेक्ट करती है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। आप मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो भी आपको ये सब्जेक्ट है। सीएसआर में वैल्यू कितनी, आपको कंपलसरी है क्या सीएस, आजकल तो इंडिविजुअल लेवल पर आप करते हैं इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप एक टॉपिक को देख रहे हो उसके अंदर सब टॉपिक्स, सब टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट पर तुरंत आपको पता होना चाहिए कि पूरा पेस्टले कवर हो जाएगा, PESTLE, ठीक है। तो इतना बेसिक अगर आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कभी भी नहीं बोलेगी हमें समझ नहीं आता क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, कॉम्बिनेशन है हमारा टॉपिक। यहाँ पर हमने कहाँ पढ़ा है, आपने कभी एक्सपोर्ट मार्केटिंग पढ़ा है, कभी इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा है, कभी इंटरनेशनल रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, मार्केटिंग भी इससे रिलेटेड है, या इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस जो मैं यहाँ पर मास्टर्स में पढ़ी थी अपने, हो सकता है आपने अभी वो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ी। तो आपको पता होना चाहिए आपके बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, हम क्यों बिजनेस में एंटर हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, क्यों हम ग्लोबल, आज यहाँ बैठे बैठे मैं क्यों अमेजोन के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर पा रही हूँ, बराबर। तो दिस इज ऑल व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। जब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करती हूँ तुरंत आपको एलपीजी मॉडल याद आ जाना चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अब मैकडोनल्ड्स क्या है, इट इज अ फ्रेंचाइजी, ठीक है। स्टारबक्स इंडिया में है, वो क्या है, अगर आप स्टारबक्स के नीचे छोटा सा देखेंगे वहां पर लिखा होगा टाटा अलायंस, तो इसका मतलब वो बिजनेस का अलायंस है। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कभी भी बुक्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब जो आउडी हमारी गाड़ी है, BMW, उनके लोगो और सिंबल्स होते हैं, तो आउडी गाड़ी का आप देखेंगे तो सर्कल्स है ओलंपिक्स की तरह, तो वो क्यों है, बिकॉज इट इज अ मर्जर ऑफ दोस कंपनीज, ठीक है। तो इतना आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता ही नहीं ये बिजनेस ऑनलाइन में है तो कल आपको क्वेश्चन आएगा बताइए इसमें कौन से ऑफलाइन स्टोर है ऑनलाइन, सो इट बिकम सो डिफिकल्ट। तो आपको ये सारी चीजों की नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपलसरी आपको क्वेश्चन आने वाले, बहुत सारी थियोरीज कैसे लर्न करें, प्रोपाउंडर का नाम, थियोरी का मतलब, कौन से ईयर में आई, वो थियोरी की ड्रॉबैक्स क्या है, वो थियोरी के बाद नेक्स्ट थियोरी कौन सी आई, ये सारे क्वेश्चंस आने बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्या गवर्नमेंट का रोल क्या है, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रहा है, हमारे कौन से कंट्रीज के साथ टाई अप है, अगर रशिया, जैसे रशिया का वॉर हो रहा है अदर, वो हमको इम्पैक्ट करने वाला है क्या, तो ये सब आपको रीसेंट अवेयरनेस से पता लगता है। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, टैक्सेशन, ठीक है, टैरिफ लगता है, कोटास आपको पता होना चाहिए कौन से नॉन टैरिफ है, टैरिफ बैरियर कौन सा है। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जैसे पहले थी 2009-14 तक थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई 2015 से 2000, तो क्या अभी न्यू पॉलिसी आ चुकी है। पहले इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का नाम क्या था, इसमें क्या चेंजेस हुए, कहां पर इंपैक्ट हुआ, ऐसे सारे बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आप न्यूज़पेपर भी रोज रीड करते तो बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके वहीं पर आ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉमन अवेयरनेस रखनी बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू कॉमर्स सब्जेक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है एफडीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये हमने फिर से कहां पर पढ़ा है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, मास्टर्स की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, इंटरनेशनल सब्जेक्ट में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, कितनी एफडीआई अलाउ है इंश्योरेंस सेक्टर को या बैंकिंग को, या तो कौन सी सबसे ज्यादा कंट्री का इंडिया के साथ एफडीआई है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या मैं दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, क्या मैं उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ फॉरेन कंट्री में। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। टाइप्स ऑफ एफडीआई, ठीक है, कितने टाइप्स की एफडीआई, प्रेजेंट क्या चल रहा है, रेगुलेशंस एंड रूल्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, होस्ट कंट्री जो हमको इनवाइट कर रही है, इंडिया अगर रशिया में जाकर बिजनेस कर रहा है तो रशिया बिकम्स द होस्ट कंट्री। ट्रेंड्स इन एफडीआई, प्रेजेंट क्या चल रहा है एफडीआई में, इंडियाज एफडीआई पॉलिसी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिक्स क्वेश्चन आता है इसमें, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स, इसमें करंट अकाउंट है आपके पास, क्या इसके अंदर कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, उसमें कैसे बैलेंस बनता है, या हम कहां पर कौन सी पोस्ट कर रहे हैं एंट्री, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ इफेक्ट करता है, इसमें रिसेंट क्या हुआ है, ठीक है, क्या डिसइक्विलिब्रियम क्या है कंट्री में, हम एडजस्टमेंट अकोमोडेशन कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से। अगर आप बीओपी का एक चार्ट ही देख लेंगे, उसी में आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 100% फिर से इस पर क्वेश्चन। अब आपको तुरंत रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर क्या समझ आना चाहिए कि मेरे पास है ना, इसके अंदर सार्क है, ठीक है, SAARC, ASEAN, ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, उनके लेवल से, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, अगर वो बोलेगी उसका पहला नाम क्या था, उसके मेंबर कंट्रीज कितने, हर बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ नाफ्टा, नाफ्टा में अभी नया क्या होगा, ठीक है। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ट्रेड क्रिएशन हो रहा है, डाइवर्जन इफेक्ट्स क्या है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, कौन सी कंट्री को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, यूरोपियन यूनियन, ये हमारे सब ट्रेडिंग ब्लॉक्स के नाम है। 1992 में आया क्या, 1992 में कब आया एग्जिस्टेंस में, कौन सी ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी का मतलब क्या है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्या इंडिया इसका मेंबर है, नाफ्टा में कितनी कंट्रीज है, रिसेंटली नाफ्टा में क्या चेंजेस हुए, राइट फ्रॉम बुक कौन से दिन को बना, कौन से ईयर में बना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ सकता है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स, कौन से कंट्री मेंबर्स है, कौन से ऑब्जर्वर है, ऐसे सारे क्वेश्चंस फिक्स है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, 100% आपको IMF, राइट फ्रॉम वो कब आया, क्यों आया, कैसे आया, क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट मेंबर्स कितने, नेम ऑफ द मेंबर्स टू काउंट। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन वी हैव वर्ल्ड बैंक एंड UNCTAD, ठीक है। तो UNCTAD इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्यों एग्जिस्टेंस में, ये क्या काम करता है, इसके कितने मेंबर्स है, सेम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारे पास WTO, 100% क्वेश्चंस आ रहे हैं। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट, ठीक है, ये तो कंफर्म क्वेश्चन आता है। गैट्स, जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड इन सर्विसेज, गैट क्यों रिप्लेस हुआ, ठीक है, गैट्स क्यों आया, ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IP, आपने कितने सारे वेबिनार्स अटेंड किए कि कॉपीराइट्स क्या है, पेटेंट्स क्या है, कितने साल के लिए आपको पेटेंट मिलता है, पेटेंट में क्या नोवेल होना चाहिए, क्या कंडीशन होती है पेटेंट्स की, ठीक है, इंडिया में कौन से सबसे ज्यादा पेटेंट्स है, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्स, हमारी कौन सी कंट्री के साथ टाई अप है, क्या फैसिलिटीज। तो ये देखिए, जस्ट मैंने सिर्फ सिलेबस भी देखा तो मेरे कितने क्वेश्चंस बन रहे। अब मुझे पता है यहाँ पर आने वाले 10 क्वेश्चंस, बट समटाइम्स ओनली 4 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, sometimes you may get 12 questions on this topic, so paper 2 is always unpredictable। आपको क्या याद रखना है, ये जो ब्रॉड हेडिंग्स है इसके अंदर भी सब हेडिंग्स है। अगर आप एक बार सिलेबस पढ़, तो मैं अगर बोलूं 4 क्वेश्चंस मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट से आ रहे, हो सकता है मेरे 2 क्वेश्चंस इंटरनेशनल बिजनेस से आ जाए, फिर यहाँ पर मेरे FDI से, FPI या बैलेंस ऑफ पेमेंट से 2 क्वेश्चंस आ जाए, या फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से IMF, तो कंफर्म आपको WTO पर क्वेश्चन आएगा, कंफर्म IMF पर क्वेश्चन है, कंफर्म आपके पास BOP पर क्वेश्चन है, कंफर्म FDI। बट ये जब मैं कंफर्मेशन दे रही हूँ, बट इसके अंदर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप एक साल में IMF का ईयर पूछ सकते हैं, अगले अटेम्प्ट में आप उसी पर असर्शन रीजनिंग पूछेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप WTO क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से कौन सा मेन गोल है WTO का, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि हम आंसर नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब मैंने सिर्फ WTO का फुल फॉर्म पढ़ लिया, ईयर पर, बट मैंने कभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेंबर नेशंस नहीं पढ़े, तो देखिए आपकी पढ़ाई कितनी अधूरी। सिलेबस यहीं से है, क्वेश्चंस यहीं से आने,
इनफैक्ट ऐसा होता है कि एक बार इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर क्वेश्चन आ गया तो अगली बार वो पूरा क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम पूछ लेगी. सो योर स्टडी हैज टू बी सो कॉन्सेप्चुअली क्लियर कि आपके कॉन्सेप्ट. अब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, सपोज आपको ये टॉपिक पढ़ने को 10 दिन लगते हैं, तो आप इतना टाइम दे पा रहे हैं क्या? सो प्लीज स्टडी योर मैथ. ऐसा नहीं है कि मैंने 10 दिन में रट्टा लगाया और हो गया. आई ऑलवेज रिपीट, नेट इज नेवर अ रट्टा एग्जामिन. जितना आपके बेसिक क्लियर, जितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर. अभी हमको कितनों को ये पता भी नहीं होगा कि एलपीजी मॉडल इसमें नहीं लिखा है, बट यस इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस. क्योंकि जैसे ही आप कॉमर्स बिजनेस पढ़ते हैं, एलपीजी तो हमारा सबसे मेजर रिफॉर्म था. फिर क्या हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्या वो इससे जुड़ सकता है? यस. कितने हमारे टॉपिक्स यहाँ पर इंटर रिलेटेड ओवरलैपिंग रहेगी. अगर मैं बात करूं बिजनेस मैनेजमेंट की, एचआरएम की, तो वहां पर भी ओवरलैपिंग रहेगा. ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है आज, अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है, 20th इनफैक्ट लास्ट डेट है. आज हमारी डेट बहुत करीब पहुंच गई फॉर्म फिलिंग की. हो सकता है एक्सटेंड हो डेट, बट डोंट वेट फॉर इट. आपको अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करें प्रिपरेशन, या अभी भी कोशिश कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए. सबसे पहले एनालाइज योर सब्जेक्ट्स विच आर योर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जो स्ट्रेंथ है आपकी, जैसे मुझे प्रैक्टिकल नहीं आते, वो वैसे भी नहीं आते, तो मैं उनको लास्ट में पढ़ूंगी. कुछ चीजें हमें रट्टा ही माननी पड़ती है, जैसे ईयर्स. और ईयर्स को रट्टा मानने का बेस्ट तरीका क्या है? रिपीटली आप उनको स्टडी कीजिए. ठीक है, जैसे आपने याद रख लिया फैक्टरीज एक्ट कौन सी ईयर की, 1948. आपको याद आ गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है. ये कब याद आता है? जब हम बार बार उसको रिपीट करते. अब हम टीचर्स हैं, हमने वो सब्जेक्ट अगर 10 बार पढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली वो आपको याद. बट ये सब्जेक्ट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसको बोलते हैं स्टैटिक, दे आर नेवर गोइंग टू चेंज अंटिल एंड अनलेस वहां पर रिफॉर्म्स है. तो आपको ये याद रखना है, अगर आज बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो क्यों लग रहा है. ठीक है, और अगर मुझे इनकम टैक्स स्टार्ट करना है तो कहाँ से पढ़ना है. अगर आप कोई भी एक बुक लेते हैं, मैं कोई पेपर 2 के लिए ऐसे रेकमेंड करूंगी, बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही नहीं. अब आप सिंपल क्या कर सकते, बिजनेस एनवायरनमेंट की एक बुक लीजिए. फर्स्ट ईयर में होता है, सेकंड ईयर में होता है. आप लिंक्स गूगल पर इतने सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको, बट स्टिक टू वन पर्टिकुलर. ठीक है, ऐसा नहीं आपने 10 वेबसाइट से पढ़ना स्टार्ट. आपको WTO के बारे में पढ़े, क्विकली उनकी वेबसाइट पर जाइए, बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएगा. कौन सी कंट्री उनकी मेंबर है, कौन सी कंट्री से अभी क्या इशू चल रहे हैं, या कौन सी कंट्री अभी ऑब्जर्वर है. तो ऐसे बेसिक नॉलेज आप अपने नोट्स बना सकते हैं. लास्ट मिनट नोट्स होते हैं ना, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं. अब ये इतना टॉपिक हम तो पूरे साल में भी ना पढ़ पाए, तो यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी. एफडीआई इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, मीनिंग से लेके ईयर, कौन सी कंट्री से अच्छे रिलेशन है, कौन सी कंट्री से हमको सबसे ज्यादा एफडीआई है, या फॉरेन में हम कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा डील कर रहे हैं, प्रेजेंट रेगुलेशन क्या, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कौन, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन. ये सारे क्वेश्चंस भी आपके कॉमर्स के ही बनते हैं. ठीक है, तो आज मैंने आपके साथ सिर्फ कॉमर्स के टॉपिक्स के नाम और पेपर 1 का मैंने आपको यूनिट 1 का हर सिलेबस बताया है. नेक्स्ट मैं आपको इसी कंटिन्यूशन में इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. तब तक आप फॉर्म भर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए. I wish you all the best. Thank you.